हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का सिलेबस, जिसमें हमने स्टार्ट किया है जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स, सामान्य वित्त एंड लेखा नियम। तो इसके अंदर क्या है, हमने इसे चैप्टर 3 तक तो कंप्लीट कर लिए हैं और इसका चैप्टर 4 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 4 में पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 ये भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका करेंगे पार्ट 3। तो आ जाइए, बिना देरी करे करते हैं स्टार्ट चैप्टर 4। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, सरकारी धनराशियों की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा, ऐसी धनराशियों का कोषागार में भुगतान। ठीक है, तो चैप्टर 4 में क्या दे रखा है, जो सरकारी फंड होता है उसको वो किसकी कस्टडी में रहेगा, कोषागार में किस तरीके से जमा किया जाएगा, उसकी प्राप्ति, उसमें से जो खर्चे किए जाएंगे वो किस तरीके से किए जाएंगे। तो उसके लिए नियम बता रखे हैं 42 से 60। ठीक है, रिसीव्स ऑफ गवर्नमेंट मनी, इट्स कस्टडी, पेमेंट ऑफ सच मनी इनटू द ट्रेजरीज। तो अब इसके अंदर इसका जो भाग 1 है, जिसमें सामान्य नियम थे 42 से 44, ये हमने पहले कर लिया था। भाग 2 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें रसीद, बुकों का प्रारूप एवं अभिरक्षा। इसमें GA 55 एंड GA 56। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम करेंगे इसका भाग 3 और नकदी का कार्य करने वालों के लिए निर्देश। ठीक है, तो आपको GA 55 और 56 बताना है कि इसके अंदर क्या दे रखा है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और आ जाइए, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे अपन ने वीडियो के एंड में। ठीक है, लास्ट सेक्शन में, तो बताइए। देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये होमवर्क था आपके लिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन था। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिसने भी इसका आंसर नहीं दिया है। जब तक किसी चेक का क्लियरेंस नहीं हो जाए, जैसे मान लीजिए आपको पता है चेकबुक चेक होती है ये, ठीक है, इसमें नाम होता है, यहाँ पर नाम लिखा होता है, यहाँ अमाउंट लिखा होता है, यहाँ नंबर होता है, यहाँ पर डेट लिखी होती है, और यहाँ पर MICR कोड होता है। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो चेक है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक भुगतानकर्ता को किस प्रपत्र में केवल चेक प्राप्त करने की रसीद दी जाएगी। केवल ये दिया जाएगा कि भैया पेमेंट तो नहीं हुआ, पर ये हमने चेक रिसीव कर लिया है, तो इसकी रिसीप्ट देनी है ना, रसीद देनी है कि आपका इस नंबर का चेक मैंने इस तारीख को आपसे रिसीव कर लिया। तो वो कौन से GA प्रपत्र में दिया जाएगा, GA 55 में, GA 56 में, GA 52 में और GA 45 के अंदर। तो देखिए, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर 15 से 20 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, GA 52। ठीक है, C आंसर हो जाएगा आपका राइट। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन था। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के लिए रसीद बुकों का प्रारूप किस प्रपत्र में है। देखो, 2 विभाग हैं, एक तो सामान्य विभाग, ठीक है, और दूसरे थे शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, ये वाला शिक्षा विभाग। ठीक है, तो आपको बताना है सामान्य विभाग और शिक्षा विभाग, इसके लिए GA प्रपत्र संख्या कौन सी है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त पूछा गया है, तो शिक्षा विभाग किसमें था, GA 56 के अंदर। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में कि 55 और 56 बताइए, तो शिक्षा विभाग से संबंध किसका है, GA 56 के अंदर रसीद बुकों की जो प्रारूप है उसके बारे में बताया गया है शिक्षा विभाग के लिए, कि जो रसीद छापी जाएंगी वो उसका जो प्रारूप होगा वो GA 56 के अंदर उसके बारे में दे रखा है कि शिक्षा विभाग से रिलेटेड कभी भी आपको कोई रसीद छापनी है तो वो इस प्रारूप के अकॉर्डिंग ही छापी जाएंगी। सामान्य विभाग के लिए GA कौन सा होगा, GA 55। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ये हमने करा था बहुत अच्छे से, इनको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, भाग 3 करते हैं। भाग 3 क्या है, नकदी का कार्य करने वालों के लिए निर्देश। ठीक है, जो कैश में डील करते हैं उनके लिए क्या निर्देश हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, वो इस भाग के अंदर बता रखी हैं। तो नियम 48 क्या कहता है, सरकारी धनराशियों का लेखांकन। ठीक है, जो भी सरकारी राशियां हैं, जो कैश पैसा रिसीव होगा या ट्रांजेक्शन होंगे, तो उनका लेखांकन किया जाएगा। अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट मनीज। ठीक है, किसी विभाग के नियमों में कोई अलग प्रावधान नहीं होने तक नकद राशि संभालने वाला व्यक्ति या कर्मचारी, ठीक है, जो भी कैश में डील कर रहा है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इन नियमों के पालना करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो व्यक्ति है, कर्मचारी को निम्न नियमों की पालना करना आवश्यक है, जो नीचे हम नियम पढ़ेंगे। तो पहला नियम है, सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रपत्र संख्या, इसमें देखो 2 GA हैं, GA 48, ठीक है, और दूसरा GA 51। अब GA 48 के अंदर क्या है, इसके अंदर बनाई जाती है कैश बुक, है ना।
कैश बुक को मेंटेन किया जाता है GA 48 के तहत। और GA 51 में क्या किया जाता है, जो चेक बुक्स होती हैं आपकी, बैंक ड्राफ्ट हो गया, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट हो गया, मनी ऑर्डर्स हो गए, तो इनसे रिलेटेड जो GA है वो कौन सा है, 51 है, और कैश बुक से रिलेटेड कौन सा है, 48 है। तो ये दोनों GA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GA 55-56 भी इंपॉर्टेंट थे जो हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है। तो GA 48 में रोकड़ पुस्तिका, कैश बुक तथा प्रपत्र संख्या GA 51 में मनी ऑर्डर्स, चेक, ड्राफ्ट आदि का एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सभी धन संबंधी लेन देन, है ना, जो भी कैश से रिलेटेड लेन देन होते हैं वो रोकड़ पुस्तिका, कैश बुक में दर्ज किए जाएंगे तथा जांच करने के परिणाम स्वरूप जो कार्यालय अध्यक्ष होगा वो उन्हें प्रमाणित करेगा बाद में, ठीक है। जैसे कैश बुक में जो भी पैसे लिख दिए गए, बाद में कार्यालय अध्यक्ष जी देखेगा सही लिखे गए गलत लिखे गए, तो उसको वो प्रमाणित करेगा अपने लघु हस्ताक्षर करके, मिनी साइन करके, ठीक है। रोकड़ पुस्तिका, रोकड़ पुस्तिका क्या होती है, कैश बुक होती है। कैश बुक को प्रतिदिन बंद किया जाकर रसीद शुदा चालानों के वाउचरों को देखकर जो कनिष्ठ लेखाकार होगा या कार्यालय अध्यक्ष होगा द्वारा उनकी जांच की जाएगी। ये क्या करेंगे, जो भी कैश बुक है उसकी जांच करेंगे आखिर में, ठीक है, प्रतिदिन। यदि वहाँ लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार उपलब्ध ना हो तो रोकड़ पुस्तिका जो भी कैश बुक है उसको लिखने वाले के अतिरिक्त जिसने कैश बुक में ट्रांजैक्शन करे हैं उसको छोड़ के कोई और अन्य व्यक्ति जिसको क्या है कार्यालय अध्यक्ष ने अपॉइंट किया है ऐसी जांच करने के लिए, तो वो उन कैश बुकों की जांच करेगा, ठीक है। तो देखो, अन्य व्यक्ति द्वारा जांच की जाएगी, रोकड़ पुस्तिका के प्रारंभिक और अंतिम शेषों सहित योगों को सत्यापित करेंगे और सही होने के परिणाम स्वरूप उस पर लघु हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है, जिसे किसे कार्यालय अध्यक्ष ने नामित किया है, अपॉइंट किया है ऐसा व्यक्ति। पॉइंट नंबर 4, रोकड़ पुस्तिका, कैश बुक में एक बार की गई प्रविष्टि को, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मान लीजिए ये जो कैश बुक है, कैश बुक में एक बार जो ट्रांजैक्शन कर दिया है ना, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 10,000 लिख दिया और मुझे यहाँ पे लिखना था 12,000, तो मैं क्या करूँगा, इसको गोला मार के रेड पेन से और यहाँ लिखूँगा 12,000 रुपये, ठीक है, और यहाँ पर फिर अपने साइन कर दूँगा जो मेरे साइन होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई आप मतलब कैश बुक है, ये जो कैश बुक है इसके अंदर आपने जो भी एंट्री करी है उसको ना काटा पीटा जाएगा ना मिटाया जाएगा, ठीक है। उसमें जो भी करेक्शन करने हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं या गोला मार के, फिर उसके आसपास में ही कहीं आप जो सही ट्रांजैक्शन है वो लिख देंगे और साइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई ओवर राइटिंग भी नहीं करेंगे, जैसे ये 10,000 है तो मैं इसको ऐसे नहीं 20,000 कर दूँगा, ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। रोकड़ पुस्तिका में एक बार की गई प्रविष्टि को मिटाना या उस पर ऊपर लेखन, ठीक है, ओवर राइटिंग करना पूर्ण रूप से निषेध होगा। यदि कोई गलती होने का पता चलता है तो अशुद्धि प्रविष्टि पर पेन से रेखा खींचकर उन रेखाओं के मध्य लाल स्याही, कौन सी स्याही, रेड, देखो ये रेड पेन से ही कर रहा हूँ मैं, तो बस ये रेड पेन ध्यान रख लेना, लाल स्याही से शुद्ध प्रविष्टि दर्ज कर उसे सही किया जाएगा। ऐसी प्रत्येक शुद्धि पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लघु हस्ताक्षर, है ना, जो उसके मिनी साइन होंगे वो किए जाएंगे तथा इन लघु हस्ताक्षरों के नीचे दिनांक आवश्यक अंकित करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डेट भी लिखनी है कि किस तारीख को, जैसे 1/1/2023, ठीक है, इस तरीके से पूरी डेट लिखनी है, सही तरीके से लिखनी है। तो कट गई थी तो मैं दोबारा से लिख के बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर डेट लिखनी है इधर, तो यहाँ पर क्या यहीं पे लिखी जाएगी, इस जगह पर 01/01/2023, ठीक है। आज ये 5वां पॉइंट देखते हैं। कार्यालय में प्राप्त की गई राशि को कोषागार नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि में तुरंत कोषागार बैंक में जमा कराया जाएगा। जब सरकारी कर्मचारी की अभिरक्षा में उपलब्ध सरकारी धनराशि का कोषागार या बैंक में भुगतान किया जाता है तो ऐसे भुगतान करने वाले कार्यालय अध्यक्ष, ठीक है, चालान पर कोषागार अधिकारी या बैंक की रसीद से रोकड़ पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों का मिलान करेंगे तथा उसके बाद प्रमाणित करने से पूर्व इसे अपनी संतुष्टि करेगा कि राशि वास्तव में कोषागार या बैंक में जमा कर दी गई है कि नहीं करी गई है। और ये सब कौन करेगा, ये कोषागार करेगा, ठीक है। और देखिए कार्यालय के लघु व्यय, पैटी एक्सपेंसेस, पैटी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेन खरीदना है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको पैटी एक्सपेंसेस बोल दिया जाता है। तो इनकी पूर्ति के लिए अथवा सामान की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारियों को स्थायी अग्रिमों में से अस्थायी अग्रिम का या अग्रिम के बिल पर आहरित राशि का भुगतान रोकड़ पुस्तिका में, किसमें, कैश बुक में लेखांकित करने के लिए रोकड़ पुस्तिका कैश बुक के भुगतान पक्ष की ओर से विवरण के कॉलम में प्रविष्टियां लाल स्याही से, कौन सी स्याही से, ये थोड़ा ध्यान रखना है, प्रविष्टि जो भी करेंगे लाल स्याही से की जाएंगी।
पैटी एक्सपेंसेस के लिए, छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए जो आप ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं तो वो लाल स्याही से की जाएंगी। व्यय का समायोजन दर्ज करते समय इस प्रकार भुगतान की गई राशि को प्राप्ति पक्ष के विवरण में कॉलम में प्रविष्टियां लाल स्याही से दिखाई जाएंगी तथा व्यय की राशि को कॉलम में सामान्य रूप से दर्ज किया जाएगा। ऐसे अग्रिम रोकड़ शेष का भाग होंगे। कार्यालय अध्यक्ष ये देखेगा कि सरकारी कर्मचारी को दिए गए अग्रिमों के लेखांकन के किए बिना नहीं रखा गया है तथा उनका समायोजन एवं वसूली समय पर कर ली गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। माह के अंत में नकद शेष, ठीक है। महीने के अंत में जैसे मान लीजिए आपने पूरे महीने ट्रांजेक्शन करे तो लास्ट में जो भी अमाउंट निकल कर आएगा, जैसे 25 करोड़ निकल कर आया, ठीक है। तो ये 25 करोड़ जो मासिक विवरण निकाला जाएगा लास्ट के अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें कोई एरर भी आता है तो उनको क्या मिलान किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है। जाएगा रोकड़ पुस्तिका में उसे दिखाया जाएगा। सरकारी कर्मचारी को दिए गए अस्थायी अग्रिमों को विवरण सरकारी कर्मचारियों के नाम के साथ दिखाया जाएगा। ऐसे अग्रिमों के भुगतान की तारीख भी दर्ज की जाएगी। अब जैसे मान लीजिए ये पूरे कैश बुक के ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं और जो सरकारी जैसे कर्मचारी है तो उसने कुछ पैसा निकाला है तो उसके नाम से शो कर दिया जाएगा कि भैया इसने ये पैसा निकाला था, तो उसके नाम में जैसे 10,000 रुपये निकाले तो यहाँ शो कर दिया जाएगा और किस तारीख को वो डेट भी यहाँ मेंशन कर दी जाती है। दिन के अंत में, ठीक है, जो डे का लास्ट मतलब वर्किंग आवर होता है अंत में, जैसे 5 बजे तक टाइम होता है तो फिर 5 से 5 बजे के बाद, ठीक है, ये वाली बात कर रहा है। दिन का अंत वही होगा 5 बजे के बाद। रोकड़ पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी कर्मचारी उस दिन की समस्त प्रविष्टियों के सही होने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। जो भी रेस्पॉन्सिबल अधिकारी होंगे वो उसके लिए पूरी तरीके से क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। नियम 49 क्या कहता है, गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाएगा, ठीक है। तो जो नॉन गवर्नमेंट फंड है, मनी है, उसको गवर्नमेंट मनी के साथ में मिक्स नहीं किया जाएगा। नॉन गवर्नमेंट मनी, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट मनी नॉट बी मिक्सड विद द गवर्नमेंट मनी। सरकारी धन का लेन देन करने वाले कर्मचारी को सरकार की विशेष अनुमति के बिना अपनी पदीय स्थिति में ऐसी राशि लेन देन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो सरकार की नहीं हो। जहाँ किसी विशेष स्वीकृति के अधीन कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पदीय हैसियत ऑफिशियल कैपेसिटी में सरकारी एवं गैर सरकारी राशि दोनों का लेन देन करता है, वहाँ सरकारी राशि को गैर सरकारी राशि से पृथक रोकड़ बक्से में रखा जाएगा। वह सरकारी लेखे से पूर्णतः अलग होगा। जैसे जो कैश बुक बनाई जाएगी उस कैश बुक में ये गवर्नमेंट मनी है तो इसको प्राइवेट मनी से अलग रखा जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि प्राइवेट मनी यहाँ पर एंटर कर दें, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। गवर्नमेंट मनी जैसे मान लीजिए सरकारी की पैसा है तो सरकारी पैसे का ट्रांजैक्शन दिखाए जाएंगे। आपने खुद का पैसा है, जैसे मान लीजिए बच्चों की फ़ीस पे कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप गवर्नमेंट उसमें दिखा देंगे, ठीक है। ये गवर्नमेंट में नहीं है, बच्चों की फ़ीस तो आपकी फ़ीस है तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें। नियम 50 क्या कहता है, गैर सरकारी राशि का लेन देन कैसे किया जाएगा। हैंडलिंग ऑफ नॉन गवर्नमेंट मनी, सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी पदीय स्थिति में प्राप्त गैर सरकारी राशि राज्य के लोक लेखा पब्लिक अकाउंट में ही रखे जाएंगे। कहाँ रखे जाएंगे, देखो स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसके अंदर तो हम क्या करते हैं, सरकारी राशि को रखते हैं। सरकारी राशि अगर इसको हटा दें यहाँ पे, है ना, तो सरकारी राशि को कहाँ रख रहे हैं, स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसके अंदर, और गैर सरकारी राशि को कहाँ रखते हैं, पब्लिक फंड के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं इसको वापस कर देता हूँ। गैर सरकारी राशि को कहाँ रखेंगे, पब्लिक फंड में, ठीक है। अगर सरकारी राशि है ओनली तो कहाँ रखेंगे, स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड में। इस तरीके से ध्यान रख लें, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर इसका, अब देखो गैर सरकारी राशि निधि का लेन देन करने वाले कर्मचारी को विभाग अध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कोषागार अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर कोषागार में एक व्यक्तिगत जमा खाता पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट या पीडी अकाउंट खोलना चाहिए। समस्त गैर सरकारी राशि जैसे ही प्राप्त होगी कोषागार में पीडी खाते में तुरंत जमा कर दी जाएगी। ऐसी राशि निधि का लेखा सरकारी राशि के लेखे से पूर्ण रूप से अलग रखा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए प्रपत्र संख्या कौन सी है, GA 50 है। पृथक रोकड़ पुस्तिका संधारित की जाएगी। और GA 51 के अंदर क्या था बताइए, GA 48 के अंदर क्या था, GA 48 के अंदर कैश बुक की बात करता है, ठीक है। GA 51 मनी ऑर्डर्स की बात करता है, बैंक ड्राफ्ट की बात करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। आ जाइए, ऐसी राशि निधि का लेखा सरकारी राशि के लेखे से पूर्ण रूप से अलग रखा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए प्रपत्र संख्या 50 में पृथक रोकड़ पुस्तिका संधारित की जाएगी। डाक द्वारा प्राप्त समस्त चेक एवं समस्त मनी ऑर्डर पहले GA 51 में प्राप्त किए जाएंगे
और मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट आदि के रजिस्टर में तुरंत दर्ज किया जाएगा। इसके बाद उन्हें रोकड़ पुस्तिका जो कैश बुक होती है किसके अंदर, कैश बुक में दर्ज किया जाएगा एवं उन पर कार्यालय का संस्था के अध्यक्ष द्वारा लघु हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट की प्रविष्टि बैंक द्वारा भुनने पर एनकैशमेंट के पश्चात ही की जाएगी। कोषागार से राशि आहरण है ना पब्लिक अकाउंट में डिपॉजिट की जाएगी और जो भी इन पर जो प्राप्त करने वाला अधिकारी होगा ना उसकी क्या होगी, जिम्मेदारी होगी। थोड़ा ध्यान रखें। निधि से भुगतान उन निधि को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार किया जाएगा। लघु खर्चों के वहन करने के लिए लेखा परिचालित करने वाला कार्यालय या फिर संस्था का अध्यक्ष निधि से प्राप्तियों को इस प्रयोजन के लिए उपयोग में ले सकता है। यदि किसी विशेष अवसर पर निधियां अपर्याप्त पाई जाए तो अधिकारी चेक द्वारा इम्प्रेस्ड के रूप में राशि प्राप्त कर सकेगा। निधि को परिचालित करने वाला अधिकारी ऐसे लेन देन का हिसाब रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसे निधियों के विस्तृत लिखे महालेखाकार, निर्देशक, स्थानीय निधि अंकेशक विभाग और राजस्थान द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 51, ये क्या कहता है, नकद शेष का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंस। जो कैश बैलेंस है उसका वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। कार्यालय अध्यक्ष प्रत्येक माह के अंत में है ना, पर मंथ का जो लास्ट डे होगा उसके अंत में रोकड़ पुस्तिका कैश बुक में नकद शेष का सत्यापन करेगा। कौन करता है, कार्यालय अध्यक्ष करता है। दिन के अंत में भी करता है और महीने के अंत में भी करता है, पर महीने के अंत में कौन से नियम 51 के तहत करेगा तथा इस संबंध में प्रमाण पत्र अभिलिखित कर उस पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा। कैश बुक कार्यालय अध्यक्ष माह में एक बार रोकड़ पुस्तिका की आकस्मिक जांच भी करेगा तथा नकद शेष का सत्यापन एवं इसका प्रमाण पत्र अंकित कर में दिनांक हस्ताक्षर भी करेगा। विभाग में पद स्थापित लेखाधिकारियों एवं निर्देशक निरीक्षण विभाग राजस्थान के अधिकारियों द्वारा नकद शेष का सत्यापन किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त शेष न रहे तथा निधियां तुरंत भुगतान करने के लिए कोषागार में आहरित की गई तथा प्राप्त की गई राशि को रोका नहीं गया है बल्कि कोषागार में अविलंब जमा करा दिया गया है। विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष में नकद शेष की आकस्मिक जाँच द्वारा निम्न द्वारा की जा सकेगी, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई आकस्मिक जाँच करेगा तो कौन करेगा, विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इंटरनल चेक है, आंतरिक जांच है, उसके लिए कौन कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है। देखो विभागों में जो पद स्थापित, जैसे वित्तीय सलाहकार हो गया, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो गया, मुख्य लेखा अधिकारी हो गया, वरिष्ठ लेखा अधिकारी हो गया, लेखा अधिकारी हो गया या सहायक लेखा अधिकारी। देखो जब आप है ना जूनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे JRA, ठीक है, तो आपका पहला प्रमोशन जो होगा आप बनेंगे AAO फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में आप सेकंड नंबर पे बनेंगे AAO सेकंड, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर फर्स्ट, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सेकंड, ये आपके प्रमोशन होंगे। उसके बाद में आपका प्रमोशन होगा AO के लिए, है ना, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। अकाउंट ऑफिसर से आप क्या बनेंगे, AA हो गया, ये AO हो गया। उसके बाद में सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, ठीक है। चौथे नंबर का क्या हो जाएगा, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हो जाएगा, SAO। उसके बाद में आप CAO बनेंगे, ठीक है। तो इतना प्रमोशन तो नहीं होगा आपका पूरा। जूनियर अकाउंटेंट से आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा पाएंगे, देखो जूनियर अकाउंटेंट से 7 साल से लेकर 10 साल में तो आप AA बनेंगे। फिर नेक्स्ट 10 साल के अंदर अंदर आप AA सेकंड बन पाएंगे, है ना, रिटायरमेंट से 10-1 साल पहले तक। और फिर अगर जैसे मान लीजिए आपके बहुत अच्छा कार्यकाल रहता है तो AO लास्ट में बन जाते हैं, तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, AO तक। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए इसके आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, ये जो है ना, जो जैसे मान लीजिए वित्तीय सलाहकार हो गया, मुख्य लेखा अधिकारी हो गया, सीनियर अकाउंट ऑफिसर हो गया, है ना, लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, तो ये क्या है, इनके साथ साथ निर्देशक, निरीक्षण विभाग राजस्थान के कार्यालय के निर्देशक, उप निर्देशक, निरीक्षक, सलाहकार अधिकारी, प्रारंभिक आंतरिक जांच दल के ये क्या होंगे, आंतरिक जाल के मेंबर हो सकते हैं। विभागों में, कार्यालयों में अध्यक्षों के नकद शेष की तिमाही आकस्मिक जांच विभागों में पद स्थापित वित्तीय सलाहकार, मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, निर्देशक, निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर के कार्यालय में निर्देशक, उप निरीक्षक, सहायक लेखाधिकारी, प्रारंभिक प्रभारी अधिकारी, है ना, ये सब क्या होंगे, आंतरिक जांच दल के मेंबर्स होंगे। ये इंटरनल चेक कर सकते हैं। उपयुक्त अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, है ना, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में क्या करेंगे, निम्नलिखित बिंदुओं पर आकस्मिक जांच की जाएगी, इंटरनल चेक की जाएगा, ठीक है। कंटिजेंसी जांच कभी भी जाकर ये चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जैसे न्यायालयों के लघु जमा, दूसरा वेतन एवं भत्तों के अवितरित शेष, तीसरा अकाउंट्स बिलों के शेष,
इम्प्रेस्ड अस्थायी अग्रिमों के शेष, नकदी के अंतरों में कोई शेष है, अप्रयुक्त लेटर ऑफ क्रेडिट एलओसी में कोई रह गया है शेष, उसकी जांच करनी हो, भूमि अवाप्ति अधिकारी के पास भूमि अवाप्ति के मुआवजे का शेष हो, बैंक खाते में शेष राशि हो, है ना, प्रदायों सप्लायर्स को दिए गए अग्रिमों का शेष हो, तो इनसे रिलेटेड कोई भी इंटरनल चेक करनी हो तो ये ऑफिसर्स कर सकते हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे। ठीक है, ऐसे सत्यापन आकस्मिक जांच के परिणाम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में वित्त विभाग की अग्रेषित किया जाएगा ताकि वह इसके लिए उचित नीति निर्धारण करने में समर्थ हो सके। ठीक है, तो जो भी आकस्मिक जांच की जाएगी उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो किसके समक्ष रखे जाएंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट वीक होगा, ठीक है, उसके अंदर वित्त विभाग के समक्ष रखे जाते हैं। आ जाइए नियम 52 देखते हैं। ये फर्स्ट वीक थोड़ा सा ध्यान रखना और किसके सामने, वित्त विभाग के सामने रखी जाएगी जो भी इंटरनल चेक करेंगे उसकी फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था सिक्योरिटी अरेंजमेंट। अब सिक्योरिटी अरेंजमेंट किसके हाथ में होगी, कार्यालय अध्यक्ष या डीडीओ। ठीक है, डीडीओ का कौन होता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। राशि को जमा करने हेतु बैंक में ले जाने तथा कार्यालय उपयोग के लिए राशि को बैंक से लाने हेतु समुचित सुरक्षा प्रबंधों की व्यवस्था करेगा। किनको छोड़कर, चतुर्थ श्रेणी जो चपरासी होते हैं ना, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर, ठीक है, को बैंक में राशि ले जाने अथवा राशि लाने हेतु अनुमोदित नहीं किया गया है। फोर्थ ग्रेड के जो ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स क्या होंगे, चपरासी होते हैं। ठीक है, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी बोल सकते हैं, एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चतुर्थ श्रेणी के जो चपरासी होते हैं, चपरासी वाले, तो इनको क्या होगा, बैंक में कैश ले जाने लाने के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इस परियोजना लगाना परम आवश्यक हो, अगर जैसे मान लीजिए कोई अब ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है कि हाँ इनको लगाना आवश्यक है, तो केवल एक स्थायी कर्मचारी को ही चुना जाएगा जो विश्वास करने योग्य सिद्ध हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे नहीं किया जाता है, परंतु कई कंटिजेंसी अराइज हो जाती है कि नहीं लगाना ही जरूर पड़ेगा, तब ऐसा कर सकते हैं जो जिस पे आप क्या है विश्वास कर सके। नियम 53, नकद राशि की अभिरक्षा, कस्टडी ऑफ कैश। ठीक है, अब कैश किसकी कस्टडी में रहेगा, सरकारी राशि जो किसी कोषागार या बैंक की अभिरक्षा में नहीं है, ऐसा सरकारी राशि है जो कहीं बैंक में जमा नहीं कराया गया है या किसी की अभिरक्षा में नहीं है, तो एक तिजोरी में रखे जाएंगे जिसमें अलग अलग पैटर्न के 2 ताले लगाए जाएंगे, 2 लॉक लगाए जाएंगे, अलग अलग पैटर्न का होगा। जैसे मान लीजिए एक ताला तो कैसा होगा, एक ताला चाबी वाला हो सकता है। ठीक है, दूसरा ताला कैसा होगा, दूसरा ताला नंबर वाला हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग पैटर्न के आपको लॉक लगाने होंगे। अब देखो ये दोनों लॉक लगा दिए। अब जो ये पहला ताला है और ये सेकंड ताला है, अब ये जो पहला ताला है ये किसी और व्यक्ति के पास होगा, पर्सन ए के पास होगा और ये पर्सन बी के पास होगा। ये दोनों तालों की चाबियाँ एक ही पर्सन के पास नहीं हो सकती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए अभी जब ये ताले खोले जाएंगे तब ये दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप ये दोनों अपनी चाबियाँ किसी तीसरे पर्सन को दे दें और ताला जाके खोल लिया जाए, नहीं, ये दोनों पर्सन आपस में साथ होने चाहिए तभी ये ताले खुलेंगे। एक ताले की सभी चाबियाँ एक ही व्यक्ति को अभिरक्षा में रखी जाएंगी। ठीक है, एक ताले की चाबी जितनी भी, इस ताले की जितनी भी चाबियाँ होंगी, जैसे 4 चाबियाँ हैं तो 4 चाबियाँ ए के पास होंगी, और इसकी मान लीजिए 2 ही चाबियाँ हैं तो ये 2 चाबियाँ किसके पास होंगी, बी के पास होंगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, 4 चाबियाँ हैं तो ये ए के पास होंगी और 2 चाबियाँ हैं तो ये बी के पास होंगी, ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, जैसा कि सामान्य नियम है कि एक ताले की चाबियाँ दूसरे ताले की चाबियों से अलग तथा यथासंभव अलग अलग व्यक्तियों की अभिरक्षा कस्टडी में रखी जाएंगी। यह तिजोरी तब तक नहीं खोली जाएगी जब तक कि चाबियों के दोनों अभिरक्षा कस्टोडियंस मौजूद ना हों। जब कोई पुलिस गार्ड हो, ऐसे गार्ड का प्रभारी अधिकारी उन तालों में से एक चाबी अपनी अभिरक्षा में रखेगा। जब भी तिजोरी खोली जाएगी वह सदैव पुनः बंद करने तक उपस्थित रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। विभाग अध्यक्ष किसी विशेष मामले में कार्यालय द्वारा लेन देन की राशि या कैशियर द्वारा ली गई कोई प्रतिभूति फिडिलिटी बॉन्ड की सीमा में औचित्य के आधार पर राजकीय धन की सुरक्षा को प्रभावित किए बिना कोई साधारण व कम लागत की व्यवस्था अपनाने की अनुमति दे सकेगा। डुप्लीकेट चाबियां रखना। अब देखिए पहले तो क्या होगा, मेन चाबियां होगी, अब डुप्लीकेट चाबियों के लिए क्या प्रोविज़न है, इसमें यह है कि विभागीय तिजोरियों की डुप्लीकेट चाबियां कार्यालय अध्यक्ष की मोहर लगाई जाकर उससे अलग उच्चतर प्राधिकारी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी की अभिरक्षा में रखी जाएगी। प्रपत्र संख्या कौन सी है, GA51। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, GA51 में दे रखा है कि डुप्लीकेट चाबियों का रजिस्टर संधारित किया जाएगा।
ये डुप्लीकेट चाबियों के लिए कौन सा हो गया, GA51 हो गया, है ना, किया जाएगा। तथा प्रत्येक वर्ष में एक बार अप्रैल माह में चाबियों की जांच के लिए प्राप्त किया जाएगा तथा अपनी ताज़ा मोहर लगाकर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को लौटा दिया जाएगा तथा चाबियों के रजिस्टर में यह टिप्पणी लिखी जाएगी कि वे सही पाई गई हैं। ठीक है, सही पाई जाएंगी तो सही लिखनी पड़ेंगी, गलत पाई जाएंगी तो गलत लिखनी पड़ेंगी। किसके पास, कार्यालय अध्यक्ष जो होगा इसकी कस्टडी, ये क्या करेगा, ये चाबियों को क्या करता है, चाबियाँ जो भी चाबियाँ होंगी, है ना, उसको क्या करेगा, अपनी मोहर लगाकर अपने हायर अथॉरिटी को देगा, हायर ऑफिसर जो भी होगा उसको देगा। और अप्रैल माह में, पर ईयर कौन से मंथ में, अप्रैल याद रखना है, अप्रैल मंथ में ये वापस से चाबियों को चेक करते हैं कि चाबियाँ सही स्थिति में हैं, कि उनके साथ में कोई टेम्परिंग तो नहीं की गई है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में क्या देख के रखा है, विभागीय तिजोरियाँ। देखो विभागीय जो तिजोरियाँ होती हैं, अब इनमें क्या होता है, ताला भी लगा होता है। जैसे मान लीजिए ये तिजोरी है, यहाँ पर क्या है, एक ताला लगाने की जगह है और इसकी चाबी ये रही हमारे पास में, है ना। जैसे मान लीजिए ये चाबी हो गई, ठीक है, ये चाबी हो गई। अब ये जो चाबी है ये इस तिजोरी की, ये बड़ी धारी तिजोरी है, बहुत बड़ी है, ऐसे छोटी सी तिजोरी नहीं है कि कोई भी इसको उठा के ले जाए। तो ये जो तिजोरी है इसको कहाँ रखा गया है, इसको रखा गया है कोषागार के अंदर, ठीक है। तो अब कोषागार के अंदर रखा गया और ये जो चाबी है ये है किसके पास में, DDO के पास में, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के पास में। और ये कहाँ रखी हुई है, तिजोरी रखी हुई है कोषागार के अंदर। तो आप बताइए कि ये तिजोरी से रिलेटेड किसकी जिम्मेदारी होगी, तो ये जिम्मेदारी किसके पास में होगी, DDO के पास में होगी। कोषागार की यहाँ पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि चाबियाँ किसके पास में है, DDO के पास में, ठीक है। वहाँ तो तिजोरी रखी हुई है पर तिजोरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड सारे मैटर की जिम्मेदारी किसके पास चली गई, जिसके पास चाबी है उसी के पास जिम्मेदारी रहेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोषागार में रखना, जब विभागीय तिजोरी को अक्षय अभिरक्षा, सेफ कस्टडी के लिए तिजोरी को कहाँ रखा गया है, कोषागार के अंदर रखा गया है ना, कोषागार में रखा जाता है। तो इन तिजोरियों की चाबियां आहरण एवं वितरण अधिकारी DDO के पास रखी जाएंगी और उसके लिए वही जिम्मेदार होगा, ना कि कोषागार अधिकारी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस मैप को अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाइए, अब देखिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं, जाते जाते कर लेते हैं 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो बताइए GF एंड AR के नियम 47 का संबंध किससे है। रसीद बुकों का प्रारूप, भुगतानकर्ता को रसीद देना, रसीदों की डुप्लीकेट प्रतियां जारी करना या राजकीय धनराशि की लेखांकन करना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है और इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, रोकड़ पुस्तिका, किसमें, कैश बुक की बात कर रहा है ये, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही नहीं है, गलत पूछे गए। अब बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। जैसे ही धन संबंधी लेन देन पूरे किए जाएं उन्हें तुरंत रोकड़ पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा तथा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इसे प्रमाणित किया जाएगा। तो ये सही है या नहीं है बताइए। रोकड़ पुस्तिका में एक बार की गई प्रविष्टि को मिटाना या उस पर ऊपर लेखन ओवर एडिटिंग करना पूर्ण रूप से निषेध होगा। तो बताइए ये पॉइंट सही है गलत है। पॉइंट नंबर 3, रोकड़ पुस्तिका प्रतिदिन बंद की जाएगी तथा उसकी पूर्ण जांच लेखाकार जो अकाउंटेंट होता है, कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट होता है वो करेगा, एवं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, द्वारा वाउचर, रसीद, चालान आदि से मिलान कर योग्य का सत्यापन किया जाएगा। अब सही नहीं पूछा गया है। 4th ऑप्शन है, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है, कोई एक सही नहीं है या सारे के सारे सही हैं। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और MCQ के लिए आप लिख सकते हैं कि सर आप हमें रेगुलर बेसिस पे सारे MCQ कराएं, तो हम रेगुलर बेसिस पे आपको MCQ कराएंगे। पर यार आप कमेंट्स करेंगे तभी हमें मज़ा आता है, ठीक है। आप कमेंट नहीं करते हैं तो फिर हमें लगता है कि आप सीरियस नहीं ले रहे अपनी पढ़ाई को, तो फिर हमारे भी कम मन करता है। आप जैसे मान लीजिए ये आपका रूम और ये हैं आप, ठीक है। अब ये क्या है, आप बैठे हुए हैं कुर्सी पर और ये आपकी है स्टडी टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर आपका टाइम टेबल और सारी चीज़ें लगी हुई हैं और ये आपके हाथ में है मोबाइल, ठीक है। अब आप बताइए ये जो टाइम टेबल में लिखा हुआ ये आपकी किताबें और दिन भर आप मोबाइल में लगे रहते हैं तो क्या किताबों में लिखा हुआ ज्ञान आपके दिमाग में चला जाएगा, बताओ नहीं जाएगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, जो आपको MCQ कराएं, जो क्वेश्चंस दिए जाएं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे क्या होगा वो आपको रिकॉल हो सके। आपका ध्यान मोबाइल में जा रहा है तो पहले मोबाइल देख लीजिए, उसके बाद यहाँ जाना, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।